वेलकम टू माइनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस। और अब हम देखने वाले हैं इसमें रशिया यूक्रेन वॉर। ये पार्ट वन रहेगा, बैकग्राउंड जिसमें समझेंगे। मैं इसकी एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। सीरीज में शायद 8 या 10 वीडियोस हो, और इस सीरीज में 8 या 10 वीडियो में हम कंप्लीट रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक कवर करने वाले हैं। इस लड़ाई को 1000 दिन हो चुके हैं, 3 साल अप्रोक्सीमेटली। और 3 सालों में बहुत घटनाएं हुई है। अब जो कि ये लड़ाई एक नॉर्मल बन चुकी है लोगों की लाइफ के लिए, तो इसकी खबरें भी आना बंद हो गई है। तो इतना सारे इवेंट्स दुनिया में चल रहे हैं इस वॉर को लेकर, पर खबरें आ नहीं रही है, और लोग बातें भूल भी गए कि ये हुआ क्या था। तो उसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक सीरीज लेके आऊँ, और ये रही सीरीज। और इसमें बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं हम कि एक तो वॉर में ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, ग्राउंड पे चल क्या रहा है, कैसे कैसे घटनाएं हुई। उसी के साथ साथ दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स कैसे इम्पैक्ट हो रही है, कैसे इसका असर बाकी कई देशों में पड़ रहा है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है अमन जौहरी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये है प्रेजेंट कंडीशन का मैप। आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन का मैप है। ये पूरा यूक्रेन का मैप है। इसमें ये जो रेड दिख रहा है ना, रेड हिस्सा, इस रेड हिस्से पे रशिया कब्जा कर चुका है, जो कि यूक्रेन का 20% लैंड है। तो यूक्रेन का 20% एरिया अभी रशियन कंट्रोल में जा चुका है। बात करें लॉसेस की, तो यूक्रेन के मिलिट्री लॉसेस, मतलब जितने उनके सोल्जर्स है, 6 लाख से ज्यादा डेथ्स हो चुकी है। 6 लाख से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है। 4 लाख से ज्यादा लोग सीवियरली वुंडेड है। सीवियरली इंजर्ड या वुंडेड मतलब ये वो लोग हैं जो दोबारा कभी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया। उसके अलावा 5 लाख से लेके 8 लाख लोग भी घायल हुए हैं, जो कि रिकवरी करके वापस फ्रंट पे आ रहे हैं। तो 5 लाख से 8 लाख लोग घायल हुए, 6 लाख लोग मर चुके हैं, 4 लाख लोग सीवियरली वुंडेड हुए। ये बहुत बड़ा नंबर है। सिविलियंस की बात करें, आम जनता की, तो लड़ाई से पहले ये 42 मिलियन थी, मतलब 4 करोड़ 20 लाख की आबादी थी उस देश की। और अभी दिसंबर 2024 में ये लगभग लगभग 25 से 30 मिलियन, मतलब 2.5 से 3 करोड़ लोग ही बचे हैं। देश की अब आधी आबादी खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं मतलब देश छोड़ के बाहर जा चुकी है, जो वापस नहीं आए। और जो आए भी उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फ्रंट पे भेज दिया गया लड़ने के लिए। लड़ाई है तो सबके लॉस होंगे, रशियंस के भी लॉस हुए। तो इस लड़ाई में रशियंस का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा सिपाही मर चुके हैं रशिया के। 10,000 से ज्यादा लोग सीवियरली वुंडेड है, जो रिकवरी नहीं कर पाएंगे, वो कभी लड़ सकते नहीं है। और 3 लाख के आसपास वुंडेड है जो रिकवर कर पाएंगे। तो ये एक काफी बड़ी लड़ाई है किसी भी देश के लिए। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इमेजेस, ताकि आप समझे कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक लड़ाई हुई है। ये जहां मैं अपना पॉइंट मूव कर रहा हूँ, ये मरियोपोल शहर है। इसकी लड़ाई बहुत स्टार्टिंग में हुई थी और बहुत ज्यादा खतरनाक हुई थी लड़ाई। ये एक छोटा सा टाउन है मरियंका, ये उसकी फोटोज है। ये भी मरियंका की ही फोटोज है। तो आप देख सकते हैं लड़ाई का किस तरीके से शहर तबाह हुए हैं। और ये सिर्फ एक या दो शहर की बात नहीं है, पूरे के पूरे फ्रंट में, पूरा पूरा जो ईस्टर्न जो फ्रंट है यूक्रेन का, वहां इतने शहर तबाह हुए हैं। सबका यही हाल हाल है। यहाँ की जनता क्यों छोड़ के नहीं भागेगी? यहाँ की आधी आबादी यूक्रेन की देश छोड़ के भाग गई, क्यों? क्योंकि वो उनका जो घर बचा ही नहीं। घर छोड़ो, शहर नहीं बचा। जिस तरीके से बॉम्बिंग हुई है, कंटिन्यूस आर्टिलरी शेलिंग हुई है, एक एक दिन में 50,000 तक आर्टिलरी शेल फायर किए गए रशिया के द्वारा। ये सिर्फ आर्टिलरी शेल है। फिर उसके बाद रॉकेट आर्टिलरी अलग होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स अलग होती है, कामिकाजे ड्रोन्स अलग होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे हमला किया गया था। तो ये एक मैप दिखा रहा हूं आपको, देखिए कि ये है आज का यूक्रेन का मैप, जिसमें से ये पूरा हिस्सा जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा रशिया ने कब्जा कर लिया है। जो ये हिस्सा है जिसमें आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर से, ये क्राइमिया और ये डोनबास का एक इलाका, जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये इलाका रशिया ने 2014 की लड़ाई में जीता था। 2014 में भी लड़ाई हुई थी, तब रशिया ने इसे जीत लिया था। उसके बाद फिर रशिया यहाँ पे आगे बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, क्यों? क्योंकि 2014 में जब रशिया ने ये जीता था ये हिस्सा, तब यूक्रेन को समझ नहीं आया कि हुआ क्या।
कैसे लड़ाई चालू हुई, कैसे इतना बड़ा स्थल जीत लिया। उसके बाद यूक्रेन ने यहाँ पे इस पूरे इलाके में हैवी फोर्टिफिकेशन करी। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। बहुत सारे ट्रेंचेस बनाए, मतलब जमीन में ऐसे ट्रेंच बना के उसके अंदर सोल्जर्स बढ़ जाते हैं और उसके आगे बार्ब्ड वायर्स, उसके आगे माइंस, जगह जगह माइंस बिछा देते हैं ऐसे करके ट्रेंचेस। और ट्रेंचेस भी ऐसे ही कवर्ड कि इसके ऊपर पूरा कवर हो जाए कि कोई देख ना सके कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे फ्रंट पे यूक्रेन ने इस तरह से तैयारी करी थी। उसके बाद भी कोलैप्स कर गया और रशिया काफी आगे आ चुका है। और जो उनकी फोर्टिफिकेशन जो पिछले वो 10 साल से बना रहे थे वो टूट चुकी है। और अब धीरे धीरे रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो सिचुएशन बहुत खराब है, जिसमें से बहुत सारे शहर जो है इस तरफ के, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये बहुत सारे शहरों पे कंटिन्यूसली बॉम्बिंग चल रही है, जिसमें से दो बड़े शहर है क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क। इसकी फाइट सबसे खतरनाक फाइट होगी। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने एक इमेज लगाई है आपके लिए कि कैसे एक काफी बड़ी बिल्डिंग जो है वो तबाह हुई गई है। डेफिनेटली इस पे इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी होगी। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, कई सारे बड़े बड़े शहरों का यही हाल किया है रशिया ने यूक्रेन का। यहाँ एक रेस्क्यूअर्स की टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बचा रही है, घायलों को। तो बात यह है कि क्या हुआ ऐसा, क्यों ये लड़ाई आगे बढ़ी, सवाल तो यही है। तो कुछ 10 पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, हम इन 10 पॉइंट्स को समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। और क्यों ये लड़ाई हुई, किस लिए हुई, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसे कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, बुडापेस्ट का मेमोरेंडम, सबसे मेन कारण जिसको मैं मानता हूँ, नाटो का एक्सपेंशन 1999, 2004, 2009, उसके बाद भी एक्सपेंशन 2024 में भी हुआ। ऑरेंज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, फॉल ऑफ क्राइमिया, वॉर ऑफ डोनबास, 2021 का नाटो ब्रसेल समिट। इसी समिट में दोबारा बोला गया था कि यूक्रेन नाटो में आ सकता है। यही समिट था जिसने रशिया को मजबूर कर दिया कि वो हमला करे। गैस पाइपलाइन का इश्यू और फिर 24 फरवरी 2022 फुल स्केल वॉर। तो हम सब समझने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बात करते हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, दुनिया का सबसे बड़ा देश। यूएसएसआर ये वो देश था जिसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मंगोल एम्पायर के बाद, आज से लगभग लगभग 800 साल पहले एक मंगोल एम्पायर था। उसके बाद सबसे बड़ा कोई एम्पायर बना तो वो सोवियत एम्पायर था, यूएसएसआर का एम्पायर था। देख सकते हैं आप, ये फोटो है, एक बहुत ऐतिहासिक फोटो है, जिसमें जब उन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करी और अपना शहर सेंट पीटर्सबर्ग को जीता जर्मन फोर्सेस से, तो एक सोवियत सिपाही झंडा फहरा रहा है। और ये उस समय के लीडर जोसेफ स्टालिन, ये उनका सोवियत फ्लैग। तो वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत यूनियन ही था जिसने मेन जर्मनी को, हिटलर की आर्मी को हराया था। और हिटलर की आर्मी को हराते हुए ये पहुंच गए थे बर्लिन तक, मतलब जो ये जर्मनी शहर है, यहाँ पे आधा शहर कब्जा इनका हो गया था। और आधा जर्मनी भी यहाँ तक आ गया था। और जर्मनी ने बना दी दीवार कि मतलब जर्मनी के दो हिस्से हो गए। जैसे ये जर्मनी है तो एक हो गया वेस्ट जर्मनी और एक हो गया ईस्ट जर्मनी, और बीच में बन गई दीवार, जर्मन वॉल। और इस दीवार की उस तरफ वो जर्मनी जिस पे कंट्रोल यूएस का है, फ्रांस का है, ब्रिटिश का है। और ईस्टर्न जर्मनी जिस पे कंट्रोल सोवियत यूनियन का था। तो सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश हो गया था, उसने बहुत बड़े हिस्से जीते थे। एक इस तरफ से यूरोप टच करते थे वो, इस तरफ से वो पैसिफिक ओशन टच करते थे। उनकी बॉर्डर जापान से भी लगती थी और उनकी बॉर्डर यूरोप से भी लगती थी। तो एक बहुत बड़ा देश था, पर इकोनॉमी में वो फेल कर गए। उनकी इकोनॉमिक की कंडीशन यूएस का मुकाबला कर नहीं पाई। कई चीजें उन्होंने करी, बहुत बेटर करी, पर फिर भी इकोनॉमी में फेल होने की वजह से 1990 में वो कोलैप्स कर गए। वो देश को टुकड़े हो गए। कुछ गवर्नमेंट की भी नीतियां गलत हो गई थी, उस वजह से देश जो है वो टुकड़ों में टूट गया। और टुकड़ों में टूटा तो 15 देश बने। आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है जिसमें आपको दिख रहा होगा, एक तरफ है यूएसएसआर और एक तरफ है नेटो। नेटो जिसमें आज तो 30 से ज्यादा देश है,
अराउंड 30-31 कंट्रीज है। पर स्टार्टिंग में नेटो में कम देश थे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, नीचे टर्की, ये ग्रीस। तो इन सभी देशों का ग्रुप बना। नेटो में एक था आर्टिकल 5। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी एक देश पे हमला मतलब सभी देशों पे हमला। मतलब अगर यहाँ पे सोवियत यूनियन ने हमला किया अपने बगल में जर्मनी पे, ईस्टर्न जर्मनी पे, या टर्की पे, या ग्रीस पे, तो ये सब देशों पे हमला माना जाएगा और सब देश मिलकर हमला करेंगे सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन या फिर सोवियत रशिया। तो नेटो बना ही इसलिए गया था कि सोवियत रशिया बहुत ताकतवर हो चुका था। सोवियत रशिया ये वही देश था जिसने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, स्पुतनिक। ये वही देश था जिसने दुनिया का पहला इंसान को स्पेस में भेजा, यूरी गगैरिन। इन्होंने बड़े बड़े स्पेस मिशंस किए। मून मिशन में जो कि यूएसए से हार गए थे, पर उसके अलावा इन्होंने कई सारे मिशन ऐसे किए, जैसे मार्च पे पहली बार यही पहुंचे, वीनस पे पहली बार यही पहुंचे, मून पे पहला लैंडर भी इनका ही था। इंसान तो भले ही यूएस ने पहले उतारा, पर लैंडर और रोवर्स भी यही चलाने वाले थे। उन सब साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े बनाए स्पेस स्टेशन, जैसे मीर, काफी बड़ा स्पेस स्टेशन था। तो टेक्नोलॉजिकली ये लोग काफी बेटर थे, काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे ये लोग। तो इन्हीं को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए इन सब देशों को साथ लाया गया यूएस के द्वारा, और एक ग्रुप बनाया गया नेटो। तो नेटो किस लिए बनाया है? नेटो बनाया क्योंकि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए। पर जब सोवियत यूनियन टूट जाएगा, जब सोवियत यूनियन नहीं रहेगा, तो नेटो की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि नेटो बनाया ही किस लिए गया है? क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। पर होता क्या है, सोवियत यूनियन टूट जाता है 1990 में। 1990 में सोवियत यूनियन टूट जाता है। सोवियत रशिया टूटा, और टूटने के बाद कुल मिला के 15 देश बनते हैं। जैसे ये आपको सबसे मेन कंट्री तो रशिया ही थी, जो कि मेन चंक ऑफ लैंड है। तो ये रशिया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एस्टोनिया, लाथुनिया, लिथुएनिया, ये बेलारूस हो गया नंबर 3 पे। ये यूक्रेन हो गया, ये मोल्डोवा हो गया। नीचे आएंगे तो जॉर्जिया हो गया। उसके नीचे आएंगे तो आर्मेनिया और अजरबैजान, इनकी वॉर हुई थी नगोर्नो कराबाख की, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की। नीचे आएंगे तो कजाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया कजाकिस्तान। फिर यही किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, बात करें तो तजिकिस्तान हो गया। तो ये सभी देश, 15 देश बन गए जब सोवियत यूनियन टूटा। और मेन जो सक्सेसर स्टेट थी वो था रशिया। अब सोवियत यूनियन टूट चुका है, तो नेटो की जरूरत ही क्या है? नेटो को भी बंद कर दो। और अगर नेटो को बंद नहीं करना, तो नेटो को उतना ही रखो। बात बिगड़ी जब नेटो टारगेट किया रशिया को कि हम रशिया को भी तोड़ेंगे। सोवियत यूनियन टूट गया ना। वैसे सोवियत यूनियन को किसी ने तोड़ा नहीं था, यूएस ने तोड़ा नहीं था, सोवियत यूनियन अपने आप टूटा था। अब वो टूट गया है, तो इनका प्लान ये था कि रशिया को भी तोड़ ले, क्योंकि रशिया काफी बड़ा है। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा साइज है रशिया का। और रशिया के अंदर कुल मिला के अभी 21 रिपब्लिक्स है इस मैप में। अब रिपब्लिक्स दो और ऐड हो चुके हैं, पर 21 रिपब्लिक्स थे वॉर से पहले। तो 21 रिपब्लिक्स मतलब 21 देश है रशिया के अंदर। उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी नेशनल एंथम है, उनकी अपनी एथनिसिटी है। पर कॉमन मिलिट्री है, कॉमन करेंसी है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन कम्युनिकेशन है। एक तरह से मान सकते हैं हम कि 21 ऑटोनोमस रीजन है। तो चाहते थे कि उसको भी तोड़े, तो उसको तोड़ने के लिए नेटो को उन्होंने कभी बढ़ाना बंद ही नहीं किया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी उनकी। तो देख सकते हैं आप कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ। और जब डिसॉल्व हुआ, तो सोवियत यूनियन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश था, सबसे पावरफुल कंट्री था, सोवियत यूनियन जब टूटा, तो सोवियत यूनियन का इंडस्ट्रियल हब वो था यूक्रेन। सोवियत यूनियन की ढेर सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे वेपन्स जो थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां, वो यूक्रेन में थी। सबसे बड़ी कंपनी एंटोनोव, जिसका एयरक्राफ्ट AN-225 काफी फेमस है, जो अभी डिस्ट्रॉय हुआ था वॉर में। तो एंटोनोव कंपनी, हमारे पास भी इंडिया में एंटोनोव के एयरक्राफ्ट है AN-32। तो सोवियत यूनियन के पास बड़े बड़े हथियार थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और उनमें से काफी फेमस कंपनी थी एंटोनोव। और इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां थी। तो यूक्रेन में बहुत सी इंडस्ट्री आ गई सोवियत यूनियन की जब वो कोलैप्स किया। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं आई, सोवियत यूनियन के ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स, अराउंड 3000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स चले गए यूक्रेन के पास। आज इंडिया के पास
लगभग लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। आज 2024 की बात कर रहे हैं। और यूक्रेन के पास उस समय 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो चुके थे। जब रशिया कोलैप्स, सोवियत यूनियन टूटा, तो रशिया के वॉरहेड्स थे वो। 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। इंडिया के पास आज एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, पर उस समय यूक्रेन को ये सब गिफ्ट में मिल गया जब सोवियत यूनियन टूटा। 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, 2000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए, आईसीबीएम्स हो गई, मल्टीपल SS-24, SS-19, 170 176 के आसपास आईसीबीएम्स थी। तो इतने सारे हथियार आ गए, पर बात ये थी कि हथियार सिर्फ आए थे। इन हथियार के सारे कोड्स रशिया के पास थे। तो ये हथियार सिर्फ आइडल पड़े हुए थे, इनका कोई यूज नहीं था, यूजलेस थे। ये कोई भी आईसीबीएम बिना रशियन कोड्स के लॉन्च होती नहीं। तो ये सिर्फ पड़े हुए थे। तो सीधी सी बात थी, जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया ने इन सभी हथियारों को वापस मांगा। बहुत से हथियार डिसमेंटल कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए, खासकर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बहुत सारे नष्ट कर दिए गए, जिसमें सबसे कॉमन था TU-22M3 बॉम्बर। TU-22M3 टुपोलोव का एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेन ने क्या किया था कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन डिड नॉट हैव ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द वेपन इन 1994। कोई अलग तो हो गए, हथियार उनके पास आ गए, पर उसका उनके पास कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। यूक्रेन ने एग्री किया कि वो सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया को वापस दे देगा। उसके एक्सचेंज में उसको मिलेगी सिक्योरिटी एश्योरेंस एंड इकोनॉमिक एड। मतलब रशिया को यूक्रेन सारे हथियार वापस दे देगा, और उसके बदले में रशिया बोलेगा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। यूक्रेन पे कोई हमला नहीं कर सकता, यूक्रेन को रशिया बचाएगा, और यूक्रेन को जो भी इकोनॉमिक मदद होगी रशिया करेगा, क्योंकि रशिया जो कि पेरेंट कंट्री था, बड़ा भाई था, सोवियत यूनियन का जो मेन सक्सेसर स्टेट था। तो यूक्रेन ने उसी वादों के चक्कर में अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को दे दिए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डिसमेंटल करवा दिया। अब ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने खुद करवाया, ये एक संधि हुई थी जिसमें अमेरिकन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, रशियंस भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे। तो इसको हम बोलते हैं बूडापेस्ट मेमोरेंडम 1994। इसमें क्या हुआ? इसमें सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो देश है, जैसे बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, इन सबको साइन कराई गई एनपीटी, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब ये वो ट्रीटी थी जो रोकती थी देशों को हथियार बनाने से। तो सीधी सी बात थी, डिसमेंटल किया गया, ट्रांसफर किए गए सारे स्ट्रेटेजिक वेपन रशिया को। किसने किए? यूक्रेन ने ट्रांसफर किए, बेलारूस ने ट्रांसफर किए, कजाकिस्तान ने ट्रांसफर किए। दिक्कत ये हुई कि यूक्रेन झिझक रहा था। यूक्रेन ने थोड़ा सा झिझक दिखाई कि नहीं, हम नहीं करनी चाहिए हमको ट्रांसफर। पर जो कि दबाव था सभी देशों का, और यूक्रेन नया नया देश बना था, उनको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए थी बहुत ज्यादा, तो यूक्रेन को करना पड़ा। ये बहुत ही फेमस फोटो है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन उस समय के, और ये साइन कर रहे हैं डील। अब सोवियत यूनियन टूट चुका है, तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो का रोल खत्म हो जाता है। नेटो को अपना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब रशिया, जो नया नया रशिया बना था टूटने के बाद, वो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था। उसकी मिलिट्री के हथियार तो बहुत थे, बहुत से हथियार पड़े हुए थे, पर वो हथियार जो थे उनको मेंटेन करने का पैसा तक रशिया के पास नहीं था। मतलब हथियार इतने थे कि उनको अपने एयरक्राफ्ट तोड़ने पड़े, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को तोड़ना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको चलाने के लिए पैसा नहीं है, उनको मेंटेन नहीं कर सकते आप वेपन्स को। तो नेटो का अब कोई सेंस बनता नहीं है। नेटो को फिर भी एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। किस तरह बढ़ाया गया? रशिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ाया गया। रशिया कह रहा है कि यार, अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है, तो आपको नेटो की जरूरत क्या है? और अगर जरूरत, चलो ठीक है, आपको रखना है रखो, पर इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? हमारी बॉर्डर के पास क्यों ला रहे हो? तो यही हुआ 1952, 1955, 1982। एक्सपेंड किया गया। ठीक है, समझ में आता है, सोवियत यूनियन था उस समय। पर 1990 में जब जर्मनी की जो वॉल थी, जर्मन वॉल को तोड़ा गया, जर्मनी को यूनिफाई किया गया, उसके बाद उन्होंने उसको भी नाटो में मिला लिया। 1999 पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, इनको भी नाटो में ज्वाइन करा लिया गया। पोलैंड पोलैंड की तो बॉर्डर लगती थी किससे? यूक्रेन से। फिर बुल्गारिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब ये तीन देश जो थे, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। ये तो एकदम बॉर्डर पे ही थे, इनको क्यों ज्वाइन करवाया?
ये तो साफ साफ यही था कि वो रशिया के ऊपर हथियार रख रहे हैं लाके, और यही किया। इन्होंने ज्वाइन किया नेटो, और इनके ऊपर आके अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स या अमेरिकन वेपन्स को डिप्लॉय किया गया। तो रोमेनिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, 2009 में अल्बेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, और फिर 2023 में वॉर के बाद फिनलैंड को भी और फिर स्वीडन को भी ज्वाइन कराया गया। तो नेटो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और रशिया यही कह रहा था कि भाई आपका लॉजिक क्या है आगे बढ़ने का? क्या आप हम पे वॉर करना चाहते हो? क्या आप हमको कंटेन करना चाहते हो? कंटेन। तो रशिया एकदम से खिलाफ था। रशिया ने बोला था कि भाई सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ोगे, और यूएस ने भी प्रॉमिस किया था कि हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पर वो 1 इंच क्या, वो तो एकदम घर पे घुसा है। तो इस बात से फ्रस्ट्रेट होके रशिया ने, सबसे बड़ा रीजन यही है वॉर डिक्लेयर करने का। तो ये आप देख सकते हैं एक हल्का सा एनिमेशन, जिसमें कैसे कैसे नेटो एक्सपेंड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और नेटो में जैसे लिखा हुआ है कि एक देश पे हमला मतलब सभी देशों पे हमला माना जाएगा, एज पर नेटो को आर्टिकल 5। तो नेटो धीरे 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 रशियन बॉर्डर की तरफ, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है रशियन की बॉर्डर, ये रशिया की बॉर्डर है। उसमें से बेलारूस, बेलारूस भी रशिया एलाई है। और ये छोटा सा हिस्सा कलिनिनग्राड जो रशिया का है। पर ये लोग आगे बढ़ गए, खासकर ये हिस्से एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जब आपको दिखा रहा हूँ ये हिस्सा, ये भी नाटो का पार्ट बन गया। और ये हिस्सा तो एकदम रशिया के गेट पे है, सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये तो यहाँ पे रशिया काफी बड़ा शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके जस्ट पास में नेटो के 3 देश हो गए। तो रशिया को बहुत दिक्कत थी, क्योंकि इससे पहले इतिहास में जब भी रशिया पे हमला हुआ था, चाहे नेपोलियन ने किया हो रशिया पे हमला, या फिर जर्मनी ने किया हो, वो हमेशा यहीं से हुआ है, क्योंकि ये बड़े बड़े घास के मैदान है। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि नेटो उसके गेट पे आ जाए। और फिर नेटो क्या चाहता है, उसका अगला टारगेट हो यूक्रेन, कि वो यूक्रेन को भी नेटो में बनाए। कि अगर यूक्रेन बन गया नेटो का पार्ट, फिर तो मॉस्को भी दूर नहीं, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं, वैसे वहाँ मॉस्को भी दूर नहीं। तो कभी अगर नेटो की आर्मी आगे बढ़ी तो रशिया को मौका ही नहीं मिलेगा। तो रशिया ने इसका बहुत विरोध किया कि आप ऐसे कैसे आगे बढ़ रहे हो, पर कोई नहीं माना। देख सकते हैं इस मैप में कि ये बेलारूस रशिया का काफी अलाइड कंट्री है, और ये रशिया, जिसमें से रशिया का एक हिस्सा ये भी छोटा सा कलिनिनग्राड जिसको बोलते हैं। और ये है यूक्रेन, ये यूक्रेन है। मैं आपको बताता हूँ, ये यूक्रेन है जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो चाहते थे कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाए। अगर ये भी नेटो का पार्ट बन जाएगा तो फिर रशिया के लिए काफी मुसीबत हो जाएगी। रशिया ने बोला कि अब आप आगे आ चुके हो, अब इससे आगे मत आओ। पर कोई माने नहीं। यूक्रेन को उन्होंने बोला कि आप बनो एज अ न्यूट्रल कंट्री, आप वेस्ट की तरफ मत जाओ। पर यूक्रेन माना नहीं। तो यूक्रेन, जो कि एक काइंड ऑफ अ प्रो रशिया कंट्री था, सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी, सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद भी यूक्रेन में जो भी गवर्नमेंट्स आई वो काइंड ऑफ प्रो रशिया थी। पर वेस्ट चाहता था कि यूक्रेन को भी अब नेटो में मिलाए। तो धीरे धीरे करके यूक्रेन में रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाए, जिनमें सबसे पहला रेवोल्यूशन था ऑरेंज रेवोल्यूशन 2005 का। 2005 का ऑरेंज रेवोल्यूशन था। उसमें लोगों ने विरोध किया कि वो, सीधी सी बात थी, पब्लिक जो थी वो थोड़ी प्रो वेस्ट हो गई थी। उनको भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो, उनके यहाँ मोर जॉब्स आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म हो। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सब लोग ऐसे ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के आ गए थे, बैनर्स लेके घूम रहे थे, इसलिए ऑरेंज रेवोल्यूशन बोला गया। रशिया ने बोला कि ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये तो सीआईए के द्वारा करवाया जा रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, इसमें फंडिंग आ रही है सीआईए से। तो जो भी है, रेवोल्यूशन के बाद नई गवर्नमेंट आती है, और जो नई गवर्नमेंट है उसने बैलेंसिंग चालू करी। पहले तो प्रो रशिया थे, फिर जो नई गवर्नमेंट आई उसने सोचा कि हम काम करेंगे, प्रो रशिया नहीं होंगे, हम रशिया और वेस्ट को बैलेंस करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। तो इसमें सबसे फेमस नाम आता है विक्टर यानुकोविच का। विक्टर यानुकोविच, आप देख सकते हैं फोटो व्लादिमीर पुतिन के साथ, ये बने यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और इन्होंने दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। पर इनको बोला जाता था वेस्ट में कि ये पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त है, पुतिन को पपेट भी बोला गया इनको। पर फिर भी ये पपेट नहीं थे, इन्होंने बैलेंस किया रशिया को, यूक्रेन को और वेस्ट को। अच्छा, क्या हुआ कि
2023 नवंबर में यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हमसे कर लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब यूक्रेन का माल जब बाकी यूरोप कंट्रीज में जाए तो उस पर बिल्कुल भी टैरिफ ना लगे। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन का कोई गुड्स सर्विसेज जब यूक्रेन में आए तो उस पर भी कोई टैरिफ या टैक्सेस नहीं लगे। उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का बोला। ये यूरोपियंस की अमेरिकन की एक फेंका हुआ एक चाल थी जिसमें विक्टर यानुकोविच बुरी तरह फंस गए। विक्टर यानुकोविच को पता था कि अगर उन्होंने साइन कर ली डील तो फिर दूर नहीं कि फिर यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट बनने का प्रेशर उन पे आएगा, उनकी जनता का प्रेशर आएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम डील साइन नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें इकोनॉमिक इशू भी आएंगे नो डाउट कि अगर साइन किया तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स मिलेंगे, पर नहीं किया तो लॉसेस मिलेंगे। और जनता को पसंद नहीं था जो विक्टर यानुकोविच ने किया। जनता चाहती थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, पर नहीं किया गया। उसके विरोध में जनता ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए और प्रोटेस्ट में एक जगह पे शूटिंग हो गई। पुलिस ने कुछ जगहों पे यूक्रेन की आम जनता को गोलियां मारी, और जब गोलियां मारी तो फिर स्टार्ट होता है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, आत्मसम्मान की लड़ाई, जिसको यूरो मैदान प्रोटेस्ट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, नवंबर 2023 में एक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होते हैं यूरो मैदान में, और प्रेसिडेंट यानुकोविच के डिसीजन के कारण। कौन सा डिसीजन? कि उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया यूरोपियन यूनियन के साथ। उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए कि आपने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन क्यों नहीं किया। फिर यूरो मैदान बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट उस समय 1989 में। प्रोटेस्टर्स अपोज करते हैं क्या? गवर्नमेंट को, करप्शन को, पुलिस ब्रूटैलिटी को, ह्यूमन राइट्स को। कहते हैं कि भैया यहाँ पे तो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है, हमको रिप्रेस किया जा रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस है। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि विक्टर यानुकोविच को देश छोड़ना पड़ता है और चले आते हैं विक्टर यानुकोविच रशिया। और फिर इलेक्शन होंगे, और फिर जो गवर्नमेंट आएगी यूक्रेन में ये प्रो वेस्ट होगी। प्रो वेस्ट गवर्नमेंट यूक्रेन में आ जाती है। उन्होंने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया फिर भी, पर वो एक प्लान था प्रो वेस्ट गवर्नमेंट को लाने का। तो पुतिन ने बोला कि ये 2014 में जो हुआ है ये कू है, ये कू कू मतलब तख्ता पलट किया गया है ये वेस्ट में। वेस्ट ने किया है तख्ता पलट, किसमें? यूक्रेन में। ये कू है ये आर्टिकल है अल जजीरा का उस समय का। तो पुतिन साफ साफ ब्लेम कर रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वेस्ट की राजनीति है, ये चाल है। चाल किस बात की चाल है? कि यूक्रेन को वो लेके आए काय में, नेटो में। अच्छा, रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में आए। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी बॉर्डर लगती है वहां पे, सीधे सीधे फील्ड्स है कि अगर यूक्रेन बन गया नेटो का पार्ट तो वेस्ट की आर्मी फिर मॉस्को पहुंचने में ज्यादा दूर नहीं लगेगा, मॉस्को बहुत पास में है फिर वहां से। और कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं, कोई बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, यूक्रेन में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रशिया का नेवल बेस है। मतलब यूक्रेन आजाद बन गया, एक आजाद देश बन गया, उसके बाद भी रशिया ने अपना काफी इंपॉर्टेंट नेवल बेस यूक्रेन के क्राइमिया में कंटिन्यू करा। जैसे यूएस के जगह जगह बेसेस है दुनिया भर में, उस तरह रशिया का काफी इंपॉर्टेंट नेवल बेस जो कि क्राइमिया शहर के सेवास्तोपोल सिटी में था। रशिया नहीं चाहता था कि वो बेस उसके हाथ से निकल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, तो ये देख सकते हैं आप, ये है अर्थ और ये है रशिया। और इधर जाएंगे तो ये कजाकिस्तान और ये है यूक्रेन। देख सकते हैं, ये है यूक्रेन। और यूक्रेन में ये दिख रहा है ये हिस्सा, ये है क्राइमिया। और क्राइमिया में यहाँ पे सेवास्तोपोल सिटी है, और सेवास्तोपोल में ही रशिया का नेवल बेस है। क्योंकि यही एक एक्सेस है जो ब्लैक सी में रशिया को देता है एक्सेस कि वो यहाँ से जाए और फिर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करे। तो उनके लिए सेवास्तोपोल नेवल बेस बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस था। तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन की वजह से उनका यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन किया और उनका ये जो बेस है उनके पास से चला जाए। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं चाहते थे रशिया कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बने। तो ये है क्राइमिया, ये क्राइमिया है पूरा, और ये यहाँ पे सेवास्तोपोल। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं आप, ये है सेवास्तोपोल सिटी। यहाँ ऊपर यूक्रेन से कनेक्ट करता है छोटा सा लैंड मास, और साइड से कर्च स्ट्रेट, यहाँ पे कर्च ब्रिज बन चुका है आज। और हम अगर थोड़ा डीप आएंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं सेवास्तोपोल के पास ही एक काफी बड़ा नेवल बेस है, काफी बड़ा नेवल बेस। अगर हम और जूम करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबमरीन्स, जैसे ये ये है किलो क्लास की सबमरीन रशिया की, ये भी किलो क्लास की सबमरीन है। ये आपको दिख रहे होंगे मल्टीपल फ्रिगेट्स, ये फ्लीट सपोर्ट शिप, ये मिसाइल बोट्स है मल्टीपल, ये भी फ्लीट सपोर्ट शिप है। फिर हम और देखते हैं, और देखते हैं क्या दिखता है हमको यहाँ पे। तो ये हमको फ्रिगेट्स दिखते हैं, फ्रिगेट्स इनमें से एक फ्रिगेट जो हमको ये दिख रहा है, ये तलवार क्लास फ्रिगेट जो कि इंडियन नेवी में आज है, वही फ्रिगेट है ये जो हमने रशिया से लिया था। तो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से ये बहुत बड़ा नेवल बेस है। यह मल्टीपल ड्राइडॉक्स भी है, और ये एक तरफ नहीं दो तरफ है। इस तरफ भी हम आएंगे तो यहाँ पे भी हमको काफी ज्यादा ड्राइडॉक्स, और देखो चल रही होगी कंस्ट्रक्शन, चल रही होगी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ चल रही कंस्ट्रक्शन बोट्स की, नेवल शिप्स की। तो जो मैं बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा बड़ा नेवल बेस है ये रशिया का, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ये नेवल बेस जो है उसके हाथ से निकले। तो रशिया ने यूक्रेन को वार्निंग दी कि आप ये जो नेटो में ज्वाइन करने की जो जिद है ये छोड़ दो, पर यूक्रेन माना नहीं। और 2014 में विक्टर यानुकोविच जो है उसको भाग के रशिया आना पड़ा। रशिया को पता था कि अब जो गवर्नमेंट आई है यूक्रेन में वो प्रो वेस्ट है, वो वेस्ट की सुनती है। वेस्ट मतलब यूएस, यूके, फ्रांस, इनकी सुनती है। तो रशिया ने मौका देखा और तुरंत 2014 में ही यहाँ से अपने कुछ मिलिशिया भेजे। मिलिशिया मतलब ये वो लोग थे जो थे तो सेना के पार्ट, आर्मी के थे, पर इन्होंने सिविलियंस वाले कपड़े पहने और अपने सारे मिलिट्री के बैचेस सब हटा के यहाँ घुसाए, और यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल ले लिया। यहाँ पे पूरी बॉर्डर्स को उन्होंने रोक दिया, कंट्रोल लिया, और फिर यहाँ पे एक इलेक्शन करवाया, और उस इलेक्शन में 97% से रशिया ने बोला कि ये अब हिस्सा हमारा हो गया। रशिया ने बहुत लंबे समय तक माना नहीं था कि ये तो उनके मिलिशिया हरकत कर रहे हैं यहाँ पे। बोला गया कि यहाँ के लोकल लोग लड़ रहे हैं, पर लोकल लोग नहीं थे, वो रशिया के फाइटर्स थे, सेना के पार्ट थे, वो सोल्जर्स थे। फिर बाद में एक रेफरेंडम हुआ और फिर ये सच चला गया रशिया के पास। तो क्राइमिया, जैसे मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेवास्तोपोल नेवल बेस भी था, और साथ ही साथ यहाँ की 75% आबादी रशियन स्पीकिंग थी, नेटिव रशियंस थे वो, वही कल्चर, वही भाषा। तो रशिया के लिए क्राइमिया जीतना आसान भी था, सपोर्ट, लोकल सपोर्ट था रशिया के लिए। तो डेमोग्राफिक्स क्या थी क्राइमिया की, कि 75% लोग रशियन बोलते हैं, 7 से 8% ही यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे, और 10 से 12% क्राइमियन तातार्स। तो ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ये लोग खुशी मना रहे हैं लोग, रशिया का फ्लैग हाथ में लेके, कि अब क्राइमिया अभी रशिया का पार्ट हो चुका है। तो ये है डोनबास की लड़ाई, क्राइमिया जीत लिया। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इस फोटो में कि नेटिव रशियंस की आबादी कितनी है। 75% आबादी एक तो क्राइमिया में है और एक डोनबास में है। ये डोनबास का फ्रंट मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू कलर से, ये है डोनबास का फ्रंट, और ये है क्राइमिया। ये रशिया ने क्राइमिया जीत लिया, फिर रशिया डोनबास जीतता है। ये पूरा इलाका डोनबास है, उसमें ये भी इंक्लूड होता है, ऊपर लुहान्स्क है और नीचे दोनेत्स्क है। तो देख सकते हैं कि रशियन स्पीकिंग लोगों की आबादी ये पूरे इलाके में है। यहाँ तो 75% है, और यहाँ 25 से लेके 75% के बीच में है। लगभग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% आबादी इन इलाके की रशियन स्पीकिंग है। तो रशिया चाहता था कि ये लोग, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये रशिया का पार्ट बन जाए, और जो यूक्रेन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अलग देश, तो यूक्रेन तो है ही। तो अगर ये पूरा पॉपुलेशन रशिया में मिल गई तो रशिया को एक सीधी सी बात है जोग्राफिकल एडवांटेज मिलेगा। और अगर ये इन्होंने नहीं छीना तो प्रोवेस्ट जो गवर्नमेंट आएगी वो प्रोवेस्ट गवर्नमेंट रशियन स्पीकिंग लोगों पे अत्याचार करेगी। और यही हुआ कि जब प्रोवेस्ट गवर्नमेंट आई यूक्रेन में,
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को दबाया, उन्होंने उनको एज अ बुरी तरह ट्रीट किया। तो ये एक मैप देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा होगा ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना डार्क कलर से, रशिया ने 2014 में क्राइमिया जीतने के बाद इस हिस्से में भी मिलिशिया भेजे। क्राइमिया को तो पूरा का पूरा अपना पार्ट बना लिया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्राइमिया है ऊपर, इसको तो पूरा का पूरा रशिया का पार्ट बना लिया, ऑफिशियली मान भी लिया। पर इसको रशिया ने ऑफिशियल माना ही नहीं कि ये हमारा पार्ट है। बोला कि यहाँ पे यहाँ के लोग, आम जनता ने हथियार उठाए हैं यूक्रेन के खिलाफ, और ये बोला कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स है। इनको बोला गया कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स है, इसको बोल दिया गया डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक, इसको बोला गया लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक एलपीआर। अच्छा, तो रशिया ने इनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बना दिया और दुनिया को दिखाने के लिए बोला कि ये हमारे मेन रशिया का पार्ट नहीं है, क्राइमिया पार्ट है। पर सबको पता था इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, सबको पता था कि ये मिलिशिया नहीं है, ये रशियन आर्मी के ही सोल्जर्स हैं। और हाँ, उन्होंने लोकल रिक्रूटमेंट करी, मतलब डोनेट्स्क और लुहान्स्क के जो लोकल बच्चे थे, लोग थे, उनको भी आर्मी में भरा, ताकि एक डिफेंस बन सके यहाँ पे यूक्रेन से, एक डिफेंस बन पाए। तो रशिया ने बहुत ही तरीके से काम किया था, बहुत दिमाग लगाया। अब उन्होंने ये तो कर लिया, पर यूक्रेन ने भी इसी के रिस्पॉन्स में तैयारी की। तैयारी क्या की यूक्रेन ने? इस पूरे के पूरे फ्रंट पे, डोनेट्स्क और लुहान्स्क के फ्रंट पे, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाए हैवी फोर्टिफिकेशन, मतलब भयंकर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब वो गड्ढे जिसके अंदर सिपाही रहते हैं, कई किलोमीटर्स लंबे होते हैं। ट्रेंच होती है, लकड़ियों से बनते हैं, कंक्रीट से बनते हैं, जहां जमीन के अंदर रहते हैं कि ऊपर से कितनी भी आर्टिलरी फायर हो जाए, अंदर कुछ नहीं होता। उन सब के अलावा उनमें जगह जगह माइंस होती है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि पहले लाइन से एक बहुत बड़े एरिया में माइंस, फिर उसके पीछे बार्ब्ड वायर्स, फिर उसके पीछे ट्रेंचेस, गड्ढा खोद के उसमें सिपाही रहते हैं। उन गड्ढे के ऊपर भी कंक्रीट रखा होता है, कंक्रीट के ऊपर पेड़ पौधे लगा देते हैं ताकि दिखाई ना दे कि एग्जैक्टली ट्रेंचेस कहाँ पे है। कोई भी पास जाएगा तो फायरिंग आएगी, पर फायरिंग कहाँ से आ रही है नहीं पता आपको। तो यूक्रेन ने बहुत ही तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके को ट्रेंच बना दिया, पूरे में ट्रेंचेस बना दी, ताकि उनको पता था कि इन फ्यूचर जब भी अटैक होगा, वॉर होगी, तो यहीं से वॉर होगी। और रशिया ने इसको ऑफिशियली नहीं माना कि हाँ ये ऑफिशियल रशिया का पार्ट है, पर ये क्राइमिया को मान लिया। फिर यही वही एक और इमेज है। अब ये जो वॉर हुई थी 2014 वाली, इसमें 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 15,000, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और फिर रेफरेंडम तो क्राइमिया में, जो बताया कि क्राइमिया में एक इलेक्शन करवाया और 97% वोट्स के साथ क्राइमिया को ऑफिशियली रशिया का पार्ट बना दिया। इस इलाके पे एक, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, इस यहाँ पे एक ब्रिज बनाया, इसको बोलते हैं कर्च ब्रिज, जो सीधे सीधे कनेक्ट करता था रशिया से क्राइमिया को। और डोनबास, ये जो इलाका है डोनबास, इस पे फिर रशिया ने कुछ भी नहीं किया, इसको बोला कि ये हमारा पार्ट नहीं है। पर सबको पता था कि अनऑफिशियली रशियंस ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये लड़ाई 2014 की लड़ाई जो 2014 में हुई थी, ये खत्म हो चुकी होती, वहीं तक ही रहती, आगे नहीं बढ़ती। पर वेस्ट वेस्ट में स्पेशली यूएस, यूके, ये लोग फोर्स कर रहे थे यूक्रेन को कि आप नेटो में शामिल हो जाइए, दुनिया को दिखा रहे थे। ये एक समिट हुआ 2021 में ब्रसल्स में, जून के महीने में, और इसमें ये बोला गया, एक तो यूक्रेन को इनवाइट किया, उसके बाद ये बोला गया कि दुनिया को बताया कि यूक्रेन एक आज़ाद देश है, और एक आज़ाद देश होने के नाते यूक्रेन अपनी मर्जी का मालिक है, वो चाहे तो नाटो में आ सकता है। और ये तक बोल दिया कि यूक्रेन तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद यूएस और यूक्रेन ने एक चार्टर साइन किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्टर है, जिसमें सेम बात लिखी हुई है, मैंने पूरा पढ़ा है। आप चाहे तो इसको गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, या इस वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं आप कि चार्टर में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से काम चल रहा था, लड़ाई तो होनी ही थी। तो क्या क्या इवेंट्स थे, एक बार मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि रशियन ऑपोजिशन टू यूक्रेनियन
NATO membership has grown during रूसो-यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट 2014 से लेकर 2021 में रशिया ने ओपोज किया था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे। यूक्रेन सीधी सी बात है मान नहीं रहा था। तो अर्ली 2021 ये मार्च का महीना है, मार्च 2021 में रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन के बॉर्डर्स पे अपनी मिलिट्री ला के रख दी। ज्यादा बड़ी नहीं थी, 50-60 हजार थे सोल्जर्स थे, पर डिप्लॉय हो गए थे। फिर बाद में उनको दोबारा हटा लिया गया जब उनको लगा कि अब एक सिग्नल दे दिया है तो हटा दिया। फिर उसके बाद जून 2021 में ब्रसेल्स में समिट होता है नाटो का। उसमें ये बात दोबारा बोली जाती है जो 2008 में बुचारेस्ट का एक समिट हुआ था उसमें बोली गई थी। क्या बात दोबारा बोली गई जून 2021 ब्रसेल्स समिट में? ये बात दोबारा ये बोली गई कि यूक्रेन वुड इवेंचुअली ज्वाइन नाटो। मतलब यूक्रेन तो नाटो ज्वाइन करने वाला है, करेगा ही करेगा। अब ऐसी बात रशिया सुनेगा तो वो सीधी सी बात है, ये बात वो है जो सर के ऊपर से निकल चुकी है। तो फिर वही हुआ कि लेट 2021, मतलब ये बात है नवंबर की, नवंबर में रशिया ने फिर बहुत सारी अपनी मिलिट्री यूक्रेन के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय करना चालू कर दी। अब ये जो मिलिट्री डिप्लॉय हुई थी, ये डिप्लॉय नॉर्मली ईस्टर्न बॉर्डर पे नहीं हुई थी, ये क्राइमिया में भी हुई डिप्लॉय। और क्राइमिया के साथ साथ ये मिलिट्री डिप्लॉय कहाँ पे हुई? बेलारूस, जो कि रशिया का एक अलाइड कंट्री है। बेलारूस एक तरह से कहने को इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर बेलारूस में सब कुछ रशिया के कहने पे ही चलता है। तो वहां पे भी डिप्लॉय कर दिया और ये सिग्नल था कि अब ये इससे आगे कुछ भी हुआ तो ये सीधे वॉर होगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। फिर बाद में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो डिमांड करते हैं कि भाई यूक्रेनियन ये सपना छोड़ दे नाटो ज्वाइन करने का, ये ज्वाइन करना ही नहीं आपको नाटो। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये ये है जेंस स्टोल्टनबर्ग, मैं आपको दिखाता हूँ ये इंसान है। अब ये चेंज हो चुके हैं एज पर दिसंबर 2024, अब नाटो में नए सेक्रेटरी जनरल आ गए हैं। पर उस समय तक बल्कि लगभग लगभग 3 साल यही रहे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो के सेक्रेटरी जनरल। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये डिसीजन जो है ये यूक्रेन का है कि उसको नाटो में ज्वाइन करना है कि नहीं करना, और रशिया के पास कोई भी अधिकार नहीं है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का अपने पड़ोसियों के ऊपर। तो सीधी सी बात थी, ऐसी बातें सुन के व्लादिमीर पुतिन खुश बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि साफ साफ थ्रेट है रशिया के ऊपर। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, गैस पाइपलाइन इशू। यूरोप में क्या होता है कि जैसे समय आगे बढ़ता है लोग कंसर्न हो जाते हैं इन्वायरमेंट को लेकर कि हमको तो इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंट को बेहतर करना है। और इन्वायरमेंट के नाम पे मानता हूँ कि इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है, पर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इन्वायरमेंट के नाम पे डेवलपमेंट को पूरा खत्म कर दे। यूरोप में यही हुआ, जैसे आप सबको याद है वो ग्रेटर थनबर्ग के प्रोटेस्ट चालू हुए थे, ग्रेटर थनबर्ग के प्रोटेस्ट चालू हुए थे। और उसके प्रोटेस्ट से पहले भी यूरोप का सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, और जर्मनी ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये अच्छे नहीं है, ये रेडिएशन फैलाते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, हम इसमें रिस्क पे डाल रहे हैं अपनी जनता को, ऐसा बोल के उन्होंने बंद कर दिया। और उनके जितने भी बड़े बड़े कोल फील्ड्स थे, कोल फील्ड्स तो बंद कर चुके थे वो पहले ही। यही रीजन कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है कोल का यूज करना। तो उन्होंने रशिया से ढेर सारी गैस लेनी चालू कर दी, गैस, और उस गैस से बिजली बनाते वो, उसी गैस से हीटिंग करते, सब कुछ करते। तो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, मैंने दिखा रखा है कि जगह जगह से ढेर सारे रशिया के पाइपलाइंस यूक्रेन के थ्रू होते हुए भी यूरोप में जाते। और और रशिया को पता था ये बात कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा यूरोप, फ्रांस नहीं, क्योंकि फ्रांस की 70% बिजली अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है जो फ्रांस के अपने पास है। तो फ्रांस इज काइंड ऑफ अ गुड कंट्री कंपेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो फ्रांस तो नहीं, फ्रांस को छोड़ के बाकी जितने भी देश थे, स्पेशली जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वो डिपेंडेंट हो गया रशियन गैस पे। और रशियन गैस यूक्रेन से आती है, और जब यूक्रेन से जाती है तो यूक्रेन उसमें हर साल $3 बिलियन का गैस का ट्रांजिट चार्ज, मतलब गैस को पास होने देने का चार्ज चार्ज करता था, कमाता था भैया कि $3 बिलियन आ रहे हैं हर साल रशियन गैस से। और रशियन गैस जो अपने आप पास होगी उसको सिर्फ अपनी धरती देनी है, अलाउ करना है। रशिया को पता था ये बात कि एक तो यहाँ पे ट्रांजिट चार्ज की वजह से गैस महंगी भी हो जाती है, और दूसरी बात ये
कि इन फ्यूचर अगर यूक्रेन के ऊपर कोई एक्शन लेना हुआ तो यूक्रेन को बचाने कई देश आएंगे, पूरा यूरोप आ जाएगा यूक्रेन को बचाने। क्यों यूरोप आएगा? ये पूरा का पूरा ये जो यूरोप है ये यूक्रेन को बचाने आएगा अगर रशिया ने कुछ ऐसा किया। क्यों? क्योंकि सब डिपेंडेंट है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि अगर यूक्रेन पे हमला हुआ तो जो गैस रशिया की आ रही है वो भी नहीं आएगी। तो रशिया ने क्या किया कि बनाई नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो 2011 में कंप्लीट हुई, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से एक पाइपलाइन आती है जो सीधे जर्मनी पे जाती है। सी रूट से, समुद्र के रास्ते से जाएगी पाइपलाइन जो जर्मनी को कनेक्ट करेगी और वहां से गैस ट्रांसफर करेगी और फिर वहां से फिर वो बाकी यूरोप में मूव करेगी। तो प्लानिंग अच्छी थी, नॉर्थ स्ट्रीम 1 बन के रेडी होती है। उससे धीरे धीरे यूक्रेन बाईपास हो जाता है, उसका जो गैस का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है पाइपलाइन से। अच्छा, यूक्रेन सोचता है कि वो भी अपनी खुद की गैस निकाले। यूक्रेन का जो ये हिस्सा था, यहाँ पे ढेर सारे नेचुरल गैस रिजर्व्स है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये ये वाला हिस्सा जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारे नेचुरल गैस रिजर्व्स है। इसको हम बोलते हैं यूज़िवका गैस फील्ड। ये यूज़िवका गैस फील्ड है डोनबास में। पर यूक्रेन ये काम करता उससे पहले 2014 में वॉर होती है और रशिया इस हिस्से पे कब्जा कर लेता है। अनऑफिशियली उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाता है और अनऑफिशियली उस पर कंट्रोल करता है। तो यूक्रेन का जो सपना था कि वो यहाँ से गैस निकालेगा यूजिवका गैस फील्ड से, ये भी फेल हो गया क्योंकि रशिया का इन्वेजन हो चुका था उस समय। उसके अलावा रशिया ने, जो कि अब धीरे धीरे अपना सारा का सारा वो गैस सप्लाई ऊपर से दे रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से दे रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने सैबोटाज ग्रुप्स को, मतलब ये वो लोग, सैबोटाज ग्रुप मतलब ये वो लोग हैं जो चोरी छुपे जाते हैं और खेत में कहीं पाइपलाइन फ्लो हो रही है तो उस पाइपलाइन में एक्सप्लोजिव ला के उसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो जगह जगह पाइपलाइन में यूक्रेन के अंदर ब्लास्ट हुए। जैसे मैं आपको बताऊं, इन एरियाज में जो ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे जगह जगह ब्लास्ट होना चालू हुए, यहाँ पे ताकि धीरे धीरे सप्लाई वैसे भी कम हो। और ये बोला कि ये तो यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन क्यों करेगा, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है। पर ये गेम चल रहा था। इसके बाद रशिया ने 2015 में सोचा कि अब इस नॉर्थ स्ट्रीम 1 को और आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 चालू किया, नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट, जिससे बाकी बची हुई भी यूक्रेन की जो गैसेज है उसको डाइवर्ट कर सके वो। तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है और उसी के पैरेलल में एक और पाइपलाइन बनेगी, नॉर्थ स्ट्रीम 2, जो कि इवन बेटर होगी, इवन बड़ी होगी। तो काफी सारा जो वॉल्यूम था, जो ऑलरेडी नॉर्थ स्ट्रीम 1 ले आ चुका था, नॉर्थ स्ट्रीम 2 बाकी पूरा ले आएगा। और 2015 में रशिया का स्टेट मीडिया बोलता है कि रशियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अबंडन गैस सप्लाई टू यूरोप थ्रू यूक्रेन। मतलब रशियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि यूक्रेन से होने वाली सभी गैस सप्लाईज को बंद कर देंगे वो। और वो सब की सब कैसे देंगे? नॉर्थ स्ट्रीम 2 से। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कि 2021 में कंप्लीट हुई, और यूक्रेन ने इसको बोला था कि ये मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन है, मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन, क्योंकि इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूक्रेन की निर्भरता, मतलब सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज की निर्भरता जो यूक्रेन पे है अभी, कि वहीं से गैस पाइपलाइन फ्लो होती है, वो शिफ्ट हो जाएगी इन पे। और जब रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे तो इनमें से कोई बचाने नहीं आएगा। पर हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन बन तो गई थी, पर उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप 2016 तक ही थे, तो 2016 के अराउंड डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने सैंक्शन लगा दिए इस गैस पाइपलाइन पे। और 2016 सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप 2020 तक थे, तो सैंक्शन लगा दिए थे। और जर्मनी ने अपने एंड पे काम थोड़ा रुकवा दिया था, फिर बाद में काम दोबारा चालू होता है बाइडेन के टाइम पे। पर उस वजह से ये गैस पाइपलाइन कभी एक्टिव ही नहीं हो पाई, क्योंकि जर्मनी को भी थ्रेट लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि सही में रशिया इसको एज वेपन की तरह यूज कर रहा है। तो जो भी है, गैस पाइपलाइन एक्टिव हो नहीं पाई और यूक्रेन की मदद के लिए सब लोग आए, पर डायरेक्टली नहीं आए, डायरेक्टली अभी भी कोई नहीं आया। फिर लड़ाई तो होनी ही थी। ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज एकदम से सुबह उठते हैं व्लादिमीर पुतिन लड़ाई कर दे। लड़ाई पिछले 20 साल 30 साल से बन रही थी, यूक्रेन, नाटो का एक्सपेंशन और बाकी सारे रीजन। तो लड़ाई तो होनी ही थी। तो जैसे मैं बताया
कि पहले रशिया ने अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे भेजा मार्च अप्रैल 2021 में, फिर वापस बुला लिया, फिर दोबारा जब नेटो की समिट हुआ ब्रसल्स में जून में, जिसमें यूक्रेन को इनवाइट किया गया और बोला गया कि यूक्रेन ज्वाइन करेगा नेटो, तो 2021 अक्टूबर फरवरी में रशिया ने बहुत बड़ी अपनी आर्मी चारों तरफ यूक्रेन पर कर दी और बोला, मतलब इसको क्या हुआ कि वेस्ट ने इसको इग्नोर किया, यूक्रेन ने भी इग्नोर किया कि अरे आज के ज़माने में लड़ाई कौन करता है, वो भी ऐसी लड़ाई संभव ही नहीं है। पर रशिया पूरे मूड में था। मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पूरे में, यहाँ पूरे में रशिया की आर्मी, यहाँ भी रशिया की आर्मी डिप्लॉय हो गई थी इस पूरे रीजन में, और क्राइमिया में भी रशिया की आर्मी डिप्लॉय हो गई थी। तो जब आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे, आप समझ लेना कि ये तो साफ साफ फुल स्केल वॉर की प्लानिंग है। 1.5 लाख रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन को घेर लिया। 21 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन की स्पीच आती है इंडिया में। उस टाइम शाम के 8-9 बज रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरी स्पीच देख रहा था, जिसमें रशिया ने डीपीआर और एलपीआर को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बोल दिया और पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था, पर अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया इन छोटे से 2 इलाकों को जो आपको रंगीन दिख रहे हैं। उसके बाद सुबह सुबह 24 फरवरी 2022 इंडिया के टाइम के बताऊं तो इंडिया में 8 बजे थे सुबह सुबह, उस समय ये वॉर स्टार्ट होती है और ये वॉर फिर खत्म ही नहीं होती। अभी 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, नहीं ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और ये वॉर जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है और काफी लंबी चलेगी, क्योंकि ये रशिया ने ये देख लिया है कि जिस तरह से वेस्ट ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, और बार बार वो बात 3 साल हो गए, वेस्ट को अब तक समझ में नहीं आया कि ये वॉर हुई किस लिए थी। हुई थी नेटो एक्सपेंशन को लेके। तो अगर वो ये बोलते कि यूक्रेन कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, तो हाई पॉसिबिलिटी कि रशिया ये वॉर रोक दे। पर अभी तक 3 साल हो चुके हैं, वेस्ट और इवन यूक्रेन और सभी देश यही रट लगाए हुए हैं कि यूक्रेन तो नेटो में ज्वाइन करेगा, मतलब करेगा। तो ऐसे में रशिया, सीधी सी बात है, यूक्रेन पूरा का पूरा ही जीतेगा। आधा छोड़ के फायदा नहीं, क्योंकि वो आधा जो छोड़ेगा वो नेटो ज्वाइन कर चुका होगा। तो ये वॉर से पहले की, ये पूरा का पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे आपको लिखा होगा रशियन यूनिट्स इन बेलारूस, जो दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है कि यहाँ है रशिया की यूनिट बेलारूस में डिप्लॉय हुई। ये रशिया की नई न्यूली अराइव्ड यूनिट्स और ये परमानेंटली स्टेशनड यूनिट्स। तो क्राइमिया में यहाँ पे इसको बेलगोरोड रीजन बोलते हैं, इसको कुर्स्क रीजन बोलते हैं रशिया का, इसको एस्ट्राखान रीजन बोलते हैं रशिया का, और फिर बेलारूस में। और फिर हर तरफ से ऊपर से हमला करेंगे, साइड से हमला करेंगे, नीचे से हमला करेंगे, और रशिया का प्लानिंग यही रहेगा कि फटाफट कीव पे कब्जा करे और फटाफट जो गवर्नमेंट है वो बदले। और गवर्नमेंट बदलने के बाद उनको पता था कि इतना आसान भी नहीं होगा, पर फिर भी उन्होंने सोचा था कि फटाफट गवर्नमेंट बदलेंगे, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो डर के भाग जाएगा और हमको फायदा होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, इसमें दिक्कत हो गई। तो ये एक छोटा सा आप मैप देख सकते हैं एनिमेशन वाला कि कैसे रशिया की फोर्सेस ऊपर से आई और तेजी से, प्लानिंग यही थी कि तेजी से पहुंच जाए कीव तक। ये कीव राजधानी है, ऊपर कीव ये राजधानी है। पर फिर रशिया को समझ में आता है कि नहीं, वो पहुंच नहीं पाएंगे, उनके सब कम्युनिकेशन सप्लाई इतनी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी, तो फिर वो वापस जाते हैं। तो इसके जो डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, आगे जो वीडियोस लाऊंगा कि कैसे कैसे लड़ाई हुई, क्या क्या दिन, क्या क्या हुआ। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, पर आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इन पिछले 3 सालों में क्या हुआ है। और ज्यादा नहीं, हम 7 से 8 इसके बाद और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम रशिया यूक्रेन वॉर को अच्छे से कवर करेंगे, जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने कवर नहीं किया। तो थैंक्स फॉर लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस फॉर मोर सच वीडियो। और भी इस तरह की वीडियो आएंगी, बहुत डिटेल में आएंगी, और सिर्फ इसका ही नहीं, डिफेंस रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे मैं उन सब पे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।